नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में हर रोज आपके लिए अलग अलग विषय हम लेकर हाजिर होते हैं, जिस पर पूरी जानकारी आपको दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो विषय हैं आज के कार्यक्रम के, इसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे कौशल विकास योजना। जी हाँ, हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और इसके साथ ही बात होगी गृह वाटिका और पारिवारिक पोषण की। साथ ही अगर आप इन दोनों विषय से संबंधित कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए जो आज विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूरी जानकारी इन दोनों विषय पर आपको देंगे, उनसे भी आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सत्येंद्र आर्या जी, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं भारतीय कृषि कौशल परिषद में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर आर्या। धन्यवाद मुकुल। और साथ ही आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ईला शर्मा जी, जो कि संयोजक हैं ऑल इंडिया किचन गार्डन संस्था से। ईला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मुकुल जी। तो चलिए, जैसा हमने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं कौशल विकास की, जी हाँ, एक योजना हमारे देश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके तहत डॉक्टर आर्या ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कौशल है उसके विकास के लिए, उसको निखारने के लिए, जो हमारी युवा प्रतिभाएं हैं खासतौर से उनके हुनर को और ज़्यादा निखारने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई। क्या स्थिति आज के समय में इस योजना की आप देखते हैं? देखिए, करीब आज से 8 साल पहले इस चीज़ पे थोड़ा सा आत्मविश्लेषण हुआ और इस चीज़ का एक रियलाइजेशन हुआ कि जो भारत के अंदर में जो क्रमिक वर्ग है जी, उसके अंदर में विश्व के सबसे ज़्यादा जो युवा क्रमिक हैं वो भारत के अंदर हैं जी। एक अनुमान के मुताबिक करीब 2022 तक जो 29 साल से कम आयु के जो लोग हैं जो कि प्रोडक्टिव हो सकते हैं वो विश्व में हमारे पास में सबसे ज़्यादा हैं, और हमारी जो वर्क फोर्स है ऑलमोस्ट 49% वो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आती है। तो ये वो समय है जबकि हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का भारत के अंदर में लाभ उठा सकते हैं। आज के दिन हम सबसे युवा देश हैं उसके। लेकिन दूसरी तरफ एक हकीकत ये भी है कि जब हम देखते हैं कि कितने हमारे क्रमिक ये कौशल विकास के द्वारा कहीं स्किल डेवलपमेंट अगर उनका हो रखा है, वो अपने कौशल में निपुण है कि नहीं है, तो देखें तो विश्व में हमारी स्थिति काफ़ी नीचे थी। मात्र 5% से भी कम हमारे क्रमिक किसी कौशल में उनको कोई ट्रेनिंग मिली हुई थी, जबकि तकनीकी ज्ञान नहीं मिल पाता था पहले। हाँ जी, अगर आपको इसको जर्मनी जैसे देश में जहाँ 76% है, या कोरिया में 96% क्रमिक कुशल निपुण हैं, हमारे यहाँ कुशलता है लेकिन उसके कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो ट्रेनिंग नहीं हुई है। इस पारंगत नहीं मान सकते हम उनको, यानी हाँ ना, उनको किसी ने एक ट्रेनिंग देने के बाद में किसी ने प्रमाणीकरण नहीं किया कि वो अपने कौशल में हुनरबाज हैं कि नहीं है। जी बिल्कुल, ये बड़ी समस्या रहती थी कि अगर आपके पास कौशल तो है, कुशलता तो है, लेकिन उसका प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेट आपके पास क्या है। और इसी वजह से हम मान सकते हैं जो योजना है काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है। कोरोना के काल में भी हमने देखा कि लगभग हर एक राज्य ने, हर एक ज़िले में हमने देखा जो कौशल विकास केंद्र हैं वो खोले गए, जहाँ पर जो श्रमिक हैं, जो क्रमिक हैं, पूरी तरीके से उनके कौशल को निखारने का काम चल रहा है। इस बारे में विस्तार से हम जानकारी लेंगे डॉक्टर आर्या आपसे, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। खेती को आधुनिक खेती में बदलने और किसानों को सशक्त बनाने में तकनीक का बड़ा योगदान है। मिट्टी के परीक्षण से लेकर उपज बिक्री तक में तकनीक हर कदम पर साथ दे रही है। इन्हीं जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने और इन्हें सुगम बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास योजना का उपहार दिया। इस योजना के तहत कौशल भारत, कुशल भारत पर जोर दिया गया। इस योजना में युवाओं और किसानों को उद्योगों और कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का एक सफल प्रयास किया जा रहा है। इससे कृषि के क्षेत्र में मुनाफे को कई गुना किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय युवाओं व किसानों के कौशल विकास की दिशा में रणनीति बनाकर काम कर रहा है। कृषि मंत्रालय में 4 स्तरों पर काम हो रहा है, जिसमें उत्पादकता में वृद्धि, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और किसानों को उत्पादन का उचित दाम दिलाने, कृषि में जोखिम कम करने और चौथे स्तर पर किसानों की आय के अन्य साधन जैसे कि हॉर्टिकल्चर,
पशुपालन, मत्स्यिकी, मधुमक्खी पालन विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। ये तभी संभव होगा जब किसानों को विधिवत प्रशिक्षण मिल सकेगा, जिससे उनका हुनर मुनाफे में बदल सकेगा। तो जाना आपने इस रिपोर्ट के जरिए किस तरीके से एक उद्देश्य हमारे सामने था और उसी को लेकर शुरुआत की गई। लक्ष्य अब हम मान चुके हैं इसको पूरी तरीके से, हर हाथ हुनर हर हाथ काम, यानी हर कोई जानता है उसके पास किस चीज़ का हुनर है, लेकिन वहाँ पर अगर उसको और कुशलता के साथ निखारा जाए तो और भी ज़्यादा मुनाफा हमें इसके ज़रिए मिल सकता है। इस बारे में आगे भी हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए अब रुक कर लेते हैं इला जी का। यहाँ इला जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब हम गृह वाटिका की बात करते हैं उसके साथ साथ पारिवारिक पोषण की बात कही जाती है, कितना महत्वपूर्ण है अपने आप में ये कि ना सिर्फ हम किचन गार्डन, गृह वाटिका जो है हमारी वो हमारे पास है, साथ ही जो पोषण की जब बात कही जाती है वहाँ भी एक आज के समय में अगर स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जी मुकुल जी, बिल्कुल। स्पेशली आज के समय में, जैसे आपने कहा, कोरोना का समय है, कोविड का समय है जी, तो हम लोगों को अपनी जो रोग निवारण क्षमता है उसको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता जी, है ना। तो इसके लिए हम लोगों को फ्रेश वेजिटेबल्स, शुद्ध हरी सब्जियां, फल, साग और हर्ब्स जिनको कहेंगे हम लोग, मेडिसिनल जो प्लांट्स हम लोग के हैं, जी, जो अमूमन आप बाजार में नहीं मिलते हैं, वो आप अपने घर में अगर लगाते हैं और फ्रेश आपको मिलते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जी, दूसरे, आप जो हमारा पूरा पर्यावरण है वो इससे शुद्ध होता है, क्योंकि आप अपने घर में सब्जियां लगा रहे हैं। आसपास की हवा जो दूषित है, और आजकल आपको पता है कि एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स भी हैं, जी, तो अगर आप अपने घर के आसपास लगाते हैं तो आपके घर के आसपास की हवा भी शुद्ध और स्वच्छ रहती है। तीसरे, आप सहयोग कर रहे हैं कि सब्जियां जो दूर से आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है और प्रदूषण होता है, उनकी वजह से एनर्जी जाती है, और हम लोग भी घर से अपने निकलते हैं तो क्या होता है कि हमको भी ट्रैवल करना पड़ता है, एंड वी आर सपोज, हमको ये कहा गया है कि हमको बाहर नहीं निकलना है, कम से कम निकलना है इस दौरान। तो अगर हमारी सब्जियां घर में ही लगी होंगी तो हम उनको वहीं पर पालेंगे और हमको घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा। यानी आज के समय में काफी महत्वपूर्ण है ये कि देखिए किस तरीके से हम मान सकते हैं, जो लगातार गृह वाटिका हम लगाते हैं उसका फायदा हमें मिलता है। इस बारे में और भी आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक और खास रिपोर्ट पर। आजकल घरों के आसपास, छतों में या बालकनी में गमलों में सब्जियां उगते देखना आम बात है। लोग ताजा सब्जियों व फलों को उगाने के लिए गृह वाटिका बना रहे हैं, जो तेजी से हर वर्ग में लोकप्रिय हो रहा है। गृह वाटिका पोषक आहार पाने का एक आसान साधन है, जिसमें अलग अलग तरह की सब्जियों व फलों को एक सुनियोजित फसल चक्र और प्रबंधन विधि के द्वारा उगाया जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किचन से निकलने वाला सब्जियों का कचरा ही पौधों के लिए खाद का काम करता है। ये खेती की पुरानी शैली है, जिसमें घर के आंगन में छोटी सी बगिया होती थी और महिलाएं रसोई घर की छोटी मोटी जरूरतों को वहीं से पूरा करती थीं। आजकल घर की छतों और बालकनी में दिखने वाली गृह वाटिका उसी का रूप है। गृह वाटिका में उगाई गई सब्जियों में विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज, लवण और पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। इससे शरीर को रोगों से बचाव के लिए आवश्यक ऊर्जा तो मिलती ही है, साथ ही आयु के बढ़ते प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा उच्च रक्तदाब, हृदय रोग जैसे रोगों की रोकथाम भी की जा सकती है। महिलाओं में गृह वाटिका के प्रति जागरूकता लाने और इसके उपयोग को समझने के लिए छोटे छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस सुखद वाटिका का आनंद ले सकें।
तो जाना आपने गृहवाटिका का महत्व, ना सिर्फ गुणवत्ता बल्कि इसके साथ साथ पौष्टिकता भी हमें मिलती है अगर इसको हम लगाते हैं, यानी इसकी हम शुरुआत भी करते हैं। और आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर आर्या आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि लगातार एक मांग चली आ रही थी, उसको पूरा किया गया। जब हम बात कृषि की करते हैं, कृषि में कौशल विकास की जब बात कही जाती है, तो किस उद्देश्य के साथ इस दिशा में हम आगे बढ़े और क्या कुछ संभावनाएं हैं यहाँ पर? देखिए, भारत के अंदर में करीब 26 करोड़ जो कार्मिक हैं वो कृषि में लिप्त हैं जी। और भारत का स्थान विश्व के अंदर में दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पे, फल सब्जी उत्पादन पे दूसरे नंबर पे, मत्स्य पालन पे तीसरे नंबर पे ओवरऑल। लेकिन जब हम देखते हैं कि कितने लोग कुशल निपुण हैं, तो मात्र 18% को किसी किस्म का स्किल प्रोग्राम का एक्सपोजर मिला है, लेकिन मात्र 0.5% 0.5% ही लोग ऐसे हैं जिनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग मिला है कृषि के अंदर। तो पहली बात, ऐसे देश के अंदर जहाँ इतना बड़ा पोटेंशियल होते हुए भी और हम लोग उस चीज़ को अगर कुशलता पे नहीं ध्यान देंगे तो शायद हमारा जो विकास है इस क्षेत्र में वो काफ़ी प्रभावित होगा। दो तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं इस चीज़ के। अगर आप देखें, परंपरागत तरीके से जो ट्रेडिशनल नॉलेज ट्रांसफ़र था, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाता था, अब युवा काफ़ी कम समय अपने बुजुर्गों के साथ बता पाते हैं। तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज ट्रांसफ़र है वो बंद हो गया है। जो ग्रामीण युवा है उसके भी जो अरमान हैं और एस्पायरेशन है किसी अर्बन यूथ की तरह से हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है। वो भी अगर कम पसीना बहाना चाहता है, वो भी एक मोबाइल का प्रयोग कृषि में करना चाहता है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। हम कैसे ऐसे देश के अंदर में हैं जहां हमारे हर साल एक ऑस्ट्रेलिया का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या हम अपने अंदर ऐड कर रहे हैं, हर शहर अपना बढ़ रहा है। अगर कृषि का क्षेत्र कम हो रहा है, कृषि से लोग पलायन कर रहे हैं, तो कैसे हम इसको एक तरह से इस सेक्टर को एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें, कैसे टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड करें, कैसे जो ग्रामीण युवा है इसको ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरह से परसीव करें, कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाए। यानी तो कौशल विकास का इसमें काफ़ी योगदान रहेगा। और खासकर ऐसे समय में जहाँ जो एग्रीकल्चर लेबर है वो अगर कम हो रहा है, तो कैसे हम लो कॉस्ट फार्म मैकेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करें, तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि कौशल विकास एक अहम पहलू हो जाता है। और आज के दिन में आप जब हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की बात करते हैं, अगर दिल्ली अर्बन क्षेत्र में किसी भी बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, इनमें अगर दुग्ध के जो प्रोड्यूस हैं, अगर फिशरी प्रोड्यूस है, पोल्ट्री है, इसकी कंजम्पशन बढ़ रही है, तो इसके साथ में जो वैल्यू चेन है उसमें बहुत नए नए किस्म के जो ऑक्यूपेशंस हैं और जॉब्स निकल के आ रहे हैं। अगर उसके अंदर में कौशल देंगे तो तभी आप उनको एम्प्लॉयबल बना पाएंगे और इंडस्ट्री उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगी। यानी हर एक क्षेत्र में देखिए जो रोजगार की असीम संभावनाएं हमें नजर आती हैं। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो प्रसंस्करण का क्षेत्र अगर हम ले लें, चाहे दुग्ध प्रसंस्करण की बात करते हैं या जो दूसरे उत्पाद हैं उनको तैयार करने की बात की जाए, तो वहाँ पर निपुणता ज़रूरी है, कुशलता ज़रूरी है, और उसके लिए जो तकनीकी ज्ञान है वो इस योजना के तहत दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो अगर हम बात करते हैं उनको बाकायदा प्रमाणीकरण की जो एक मांग रहती थी, आवश्यकता पड़ती थी, वो भी यहाँ पूरी की जा रही है, जिसके ज़रिए उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये तमाम फ़ायदे हैं जो हम मान सकते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के। लेकिन इसके साथ ही जो फ़ायदा होता है गृहवाटिका का, इला जी लगातार हमें बता रही हैं। इला जी, इस बारे में आपसे भी हम और ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। जैसा आपने बताया कि गुणवत्ता भी है, पौष्टिकता भी है, लेकिन अगर इसकी शुरुआत हम करना चाहें, कैसे इसकी शुरुआत की जाए? क्योंकि हर कोई नहीं जानता कि कौन सा अच्छा बीज हमें मिल पाएगा। अगर हम सब्जियां अपने घर में लगाना चाह रहे हैं या घर के पीछे अगर आंगन में थोड़ी सी जगह है, अगर वहां हम इसकी शुरुआत करना चाह रहे हैं, कैसे ये जानकारी मिले? जी, जानकारी इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सब्जियां उगाने के लिए जो दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है हवा, सॉइल मतलब मिट्टी कैसी आपकी होनी चाहिए, पानी और सूरज। बिना सूरज की रोशनी के सब्जियां और फल नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये कोई बहाना नहीं है कि मेरे घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती है या मेरे यहाँ कम आती है तो मैं सब्जियां नहीं उगाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है मुकुल जी। आप अपने घरों में जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं और जिनकी पौष्टिकता बहुत ज्यादा होती है, जैसे पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, चौलाई
और जी। इन सब तरह की जो सब्जियां हैं पत्तेदार, वो कम धूप में और खुली जगह में भी आप अपनी बालकनी में, आप अपने विंडो की मुंडेर के ऊपर, छत पे, गमलों में, शैलो चीजों में, मतलब जिनकी गहराई ज्यादा हमको नहीं चाहिए, टोकरियों में, आप कहीं पर भी आप लगाने वाले बनिए, आपके पास सारे साधन उपलब्ध हो जाएंगे, कोई जी। प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसके अलावा आप हर्ब्स, जैसे हर घर में हमारे तुलसी होती है, एलोवेरा है, आप मीठा नीम का पेड़ है, ये जो पौष्टिकता हम लोगों को प्रदान करते हैं। जी। अभी आप सब में जैसे अदरक है और हल्दी है, ये भी कम धूप वाली जगहों में ये पौधे आसानी से हो सकते हैं। यानी तो इनके जो और आयुर्वेदिक गुण हैं उनका भी फ़ायदा हमें मिल सकता है, तमाम औषधीय गुण इन तमाम सब्जियों की अगर हम बात कर रहे हैं, या ये ऐसे विकल्प हमारे पास हैं जिसकी शुरुआत हम कर सकते हैं। ना सिर्फ लागत जो है वो तो हमारी बचेगी, बल्कि इसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, और उसके लिए इसके साथ ही जो पर्यावरण के स्वास्थ्य की बात की जाए, पर्यावरण की सेहत अगर देखें उस नज़रिए से भी काफ़ी लाभकारी हैं अगर इसका हम चयन करते हैं तो। फिलहाल हेलो किसान में जानकारी का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं कौशल विकास योजना को लेकर, और साथ ही गृह वाटिका और इससे पारिवारिक पोषण किस तरीके से, देखिए, दोनों की सार्थकता अपने आप में नज़र आती है, पूरक एक दूसरे के लगते हैं। इस बारे में आज आपको पूरी जानकारी हम देंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ डॉक्टर आर्य, हम बात कर रहे थे जो प्रमाणीकरण की भी, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले इनका सवाल हम ले लेते हैं। अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी, हमें जानना है कि सबसे अच्छा फल कौन सा हम लगा सकते हैं। जी, मतलब सबसे अच्छा कौन सा फल है जो हम गृह इसमें लगा सकते हैं, गृह किसानी में। चलिए, बिल्कुल गृह वाटिका के लिए जानना चाह रहे हैं कि कौन सा फल ये अगर चाहें तो लगा सकते हैं। रीवा मध्य प्रदेश से ये जुड़े हैं हमारे साथ। बिल्कुल, पहले इला जी से भी हम जान लेते हैं, फिर डॉक्टर आर्य आपके पास में आऊँगा। इला जी, एक सवाल आया है ये मध्य प्रदेश रीवा से। अंकुर जी जानना चाह रहे हैं कि कौन सा फल हम लगा सकते हैं अगर गृह वाटिका की हम बात कर रहे हैं, जिसमें जल्दी से फलन हो जाए और उसका स्वाद भी हम चख पाएँ, गुणवत्ता और पौष्टिकता हमें मिल सके। जी मुकुल जी, ऐसा है कि फलों के बारे में बहुत लोगों के प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि मेरे फल 10 साल से लगा हुआ है, फूल आते हैं लेकिन फल नहीं लगते हैं, क्योंकि वो बीज से हम लोग पौधा तैयार करते हैं, उसमें फल कब आएगा कुछ पता नहीं है, कितने साल में आएगा, यू जस्ट कांट थिंक ऑफ इट। तो इसलिए कल बहुत ज्यादा ग्राफ्टेड वैरायटीज आ गई हैं मार्केट में, और अगर आप उनको लगाते हैं तो आपको 2-3 साल में ही अच्छे फल मिल जाते हैं और पैदावार की बहुत अच्छी होती है। इसमें छत के ऊपर और गमलों में लगाने वाले पौधे जो मैं आपको बता सकती हूँ, नींबू की हर वैरायटी आप लगा सकते हैं, आप करौंदा लगा सकते हैं, चीकू लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं और अनार लगा सकते हैं। इस तरह से कई वैरायटीज है। आम्रपाली जो एक छोटी वैरायटी हमारे पूसा ने तैयार की, आप उसको लगा सकते हैं। तो
अपनी पौष्टिकता को बढ़ा सकते हैं। आपको 3 साल में ही इसमें फल मिलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए तमाम विकल्प जो हैं वो हमारे पास हैं, फलों की भी अगर हम यहाँ पर इच्छा रखते हैं तो। साथ ही यहाँ डॉक्टर आर्या आपसे समझना चाहेंगे, जैसा अभी हमारे दर्शक भी जुड़े और तमाम सवाल जो हैं युवा के मन में ज़्यादा रहते हैं, यही जद्दोजहद रहती है कि अगर हमने तकनीकी ज्ञान नहीं लिया तो किसी काम को शुरू हम कैसे करेंगे। प्रमाणीकरण की हम बात कर रहे थे, किस तरीके से प्रमाणीकरण यहाँ दिया जाता है और ख़ासतौर से पूर्व कौशल प्रमाणीकरण की अगर हम बात करें, क्या है ये? दो चीज़ें हैं मुकुल के, दो तरीके के प्रशिक्षण होते हैं जी। एक लघु प्रशिक्षण प्रोग्राम्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 200 घंटे के 1 महीने या 1.5 महीने तक के प्रोग्राम के। कौशल के जो प्रोग्राम होते हैं 6 महीने से ज़्यादा वाले ITIs में चलते हैं जी। लेकिन जब मैं कृषि की बात करता हूँ तो ज़्यादातर लघु प्रशिक्षण हमारा 1 महीने से 1.5 महीने तक का होता है। उसमें बिल्कुल शुरुआत से लेके अंत तक हर चीज़ समझाई जाती है और उसमें कुशलता में निपुणता लाई जाती है जी। पर दूसरा एक चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं पूर्व कौशल प्रमाणीकरण जी। जैसे कि कोई दुग्ध उत्पादन करता है या मत्स्य उत्पादन करने वाला कृषक है जी। वो कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है लेकिन किसी ने उसे की हुनर की पहचान नहीं की है। तो आप क्या करते हैं कि 2 दिन उसको एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग देते हैं ताकि उसके मन से कोई भय निकल जाए कि ये अगर मैं पहली बार जिंदगी में कोई मेरा टेस्ट ले रहा है तो उसका एक हवा दिमाग से निकल जाए। जी बिल्कुल। अब 2 दिन के अंदर में जब वो एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर में आत्मविश्वास आ जाता है तो तीसरे दिन हम उसका एक असेसमेंट या उसका एक एग्ज़ाम के तौर पे छोटा सा एक वाइवा या प्रैक्टिकल करके लेते हैं और उसके बाद में एक उसको कौशल निपुणता का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये अपने क्षेत्र में पारंगत है और इसको सारे के सारे जो कॉम्पिटेंसीज हैं या हुनर हैं वो उस आदमी के अंदर हैं। यानी कि जैसे झिझक हम मान सकते हैं अगर किसी युवा के अंदर रहती है कि हम किसी उत्पाद को बाजार में कैसे बेचेंगे, लेकिन उनके अंदर इस बात के लिए कौशल है, वो निपुण नहीं है, तो वहाँ पर ही काम किया जाता है और उसके कुछ दिन बाद उनको इस बात के लिए प्रमाणीकरण हम मान सकते हैं कि सुविधा दी जाती है। इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर 3 से लेकर 7 दिन का ये प्रोग्राम होता है डिपेंडिंग। कई बार आप उसको कोई ब्रिज ट्रेनिंग देना चाहते हैं, आपको पता है कि मान लिया विदर्भ क्षेत्र का किसान है, उसके अंदर में एक पर्टिकुलर हुनर की कमी है या आप चाहते हैं कि 1-2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर में मैं उसको डिजिटल स्किल्स के ऊपर मैं ट्रेनिंग दूं और उसके साथ में उसको एक ये जो सर्टिफिकेट मिलता है इसका बहुत महत्व है। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा और किसान युवा वर्ग को, जब आपके पास में एक स्किल सर्टिफिकेट होता है उससे आपको एक वोकेशनल आइडेंटिटी मिलता है। ये सत्यमेव जयते लगा हुआ एक सर्टिफिकेट है जो कि एक लेवल 4, लेवल 5 या लेवल 3 के किस लेवल का वो जॉब है उसको दर्शाता है। इससे आपका जो एक्सेस टू क्रेडिट है, बैंक के पास में अगर आप जाके बोलते हैं मैं अपने कौशल में निपुण हूँ तो आपका जो ऋण मिलने का प्रायोरिटी है वो बढ़ जाता है। नाबार्ड अभी इस विषय में सोच भी रहा है कि कैसे हम क्रेडिट को स्किल के साथ में लिंक करें। फ्यूचर में शायद एक दिन ये भी आ सकता है जो सब्सिडी है, कृषि सब्सिडी, उसको हम कौशल से जोड़ लें और ये कई देशों में जैसे जर्मनी जैसे देश के अंदर में होता है कि सब एग्रीकल्चर सब्सिडी तब तक नहीं होता जब तक वो अपने कौशल में निपुण ना हो। यानी आपके पास जब तक प्रमाण पत्र नहीं होगा इस बात का तो ये आपको शायद सुविधाएं ना मिल पाए, लेकिन जैसे ही प्रमाण पत्र आपके पास होता है तमाम सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसके साथ में शायद फ्यूचर में जो नॉन टैरिफ बैरियर कई देश लगाते हैं उसको भी ओवरकम करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर मैं बोलता हूं कि मैं एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक ग्रोवर हूं, मैं एक सर्टिफाइड ऑर्चर्ड होल्डर हूं, तो उस चीज़ को जो मार्केट भी है, चाहे वो एक्सपोर्ट मार्केट का बायर है चाहे डोमेस्टिक रिटेल का मार्केट कोई प्रोक्योरमेंट करना चाह रहा है, कोई बिग बास्केट है, रिलायंस है या वॉलमार्ट है, तमाम विकल्प है हमारे पास। वो ऐसे लोग से, ऐसे किसान भाइयों से लेना चाहेंगे जो सर्टिफाइड हों अपने कौशल में। जी बिल्कुल। और देखिए इसी के लिए भी हम मान सकते हैं किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के तहत बाकायदा 1 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो भी हाल ही में दिया गया था। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी कि तमाम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, एक आधारभूत ढांचा जो है जिसकी आवश्यकता रहती थी गांव में, वो फार्म गेट पर यानी जो किसान है उसके नज़दीक से नज़दीक ये सुविधाएँ मुहैया की जा सके, जिनके बारे में डॉक्टर आर्या हमें जानकारी दे रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं एक अलग ही तस्वीर इसकी नज़र आएगी। साथ ही यहाँ इला जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपने बताया कि अलग अलग जो फल या सब्जी हम अपने यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन जब शुरुआत आपने बताई कि कैसे हम कर सकते हैं, हमें जगह देखनी होगी, उसके साथ साथ हवा पानी की समस्या रहती है, लेकिन लोगों का कई तरह की धारणाएं रहती हैं कि अगर हमने घर में शुरू किया तो कुछ दिक्कतें ना आने लगें या जो हम सब्जी का चयन कर रहे हैं वो होगी या नहीं होगी। क्या इसके लिए भी आपको लगता है कि जो प्रशिक्षण हम पहले ले लें तो ज़्यादा बेहतर है?
बिल्कुल, क्यों नहीं। और इस तरह से मुकुल जी बहुत तरह से संस्थाएं भी हैं, जैसे मैं AIKG ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन की संयोजिका हूँ DLH की। तो इसमें हमारे बहुत सारे मेंबर्स एनरोल्ड हैं और इसकी यूनिट्स हमारे भारतवर्ष में कई शहरों में हैं और वहां पर शिक्षित किया जाता है सभी महिलाओं को। जो भी मेंबर बने, नॉमिनल बड़ी फीस होती है इसकी। और अभी जस्ट हम लोग ने 10 दिन का ये कोर्स अपना कंप्लीट किया है और इसमें आप A to Z जो बेसिक गार्डनिंग ट्रेनिंग इसका नाम ही है, तो उसमें आप पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, सॉइल कैसी होनी चाहिए और पे लगानी है या जमीन पे लगानी है, pH फैक्टर है, एवरीथिंग। और आपको अपनी आत्मनिर्भरता के लिए खाद बनाना भी सिखाया जाता है, जो हम लोग किचन वेस्ट से, जैसे कहते हैं ना कि आजकल वेस्ट हम लोगों को सेग्रीगेट करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए, सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग। जो पत्तेदार हमारी रसोई में सब्जियां हम लोग प्रयोग करते हैं, उनको किस तरह से आप खाद में, कंपोस्ट में परिवर्तित कर सकते हैं और अपने जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ मुकुल जी, सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। ये बेहद जरूरी कि कैसे हम देखिए अपनी लागत को कम कर सकते हैं, साथ ही आमदनी हमें बढ़ानी है। और जब गृहवाटिका की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपकी लागत है ज़्यादा नहीं आएगी। आपके खर्च के लिए, आपके उपभोग के लिए जो उत्पाद हैं वो आपको घर में ही तैयार मिलेंगे, जिससे उनकी गुणवत्ता और पौष्टिकता भी उसमें रह सकेगी। साथ ही यहाँ डॉक्टर आर्या, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जैसे जब आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, तमाम सुविधाएं जो खासतौर से युवाओं को मिलनी चाहिए, क्योंकि कृषि से हमने देखा एक समय ऐसा आया जब पलायन जो था वहाँ थोड़ी सी रफ्तार नज़र आई, और युवाओं को केंद्रित करके हम मान सकते हैं कि केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश की है। ना सिर्फ अलग अलग योजनाओं का समावेश, जैसा प्रसंस्करण का उदाहरण आपने दिया, हाल ही में बाकायदा अनुदान जो है वो दिया जा रहा है। तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी ज्ञान हम युवाओं को दें। देखिए, अभी आत्मनिर्भर भारत में काफ़ी जो अच्छा पैकेज अनाउंस हुआ अभी, जब से आप जैसे आपने पलायन की बात कही, पलायन अभी जब शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जो पलायन हुआ, उस दौरान भी जो सेवियर था या हमारा बचाने वाला था वो कृषि क्षेत्र ही था। और जब जो पैकेज आया आत्मनिर्भर भारत में, और उसके साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी जो नई नीति हैं, जो रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स काफ़ी सालों से जो कि रुके पड़े थे, जैसे एग्रीकल्चर APMC एक्ट के अंदर में जो बदलाव लाया गया, या एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में बदलाव लाया गया, 2 नए अध्यादेश हमने देखे जो इस दौरान आए। हाँ जी। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो चेंज हो गया, अब जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर लेकिन चेंज हो गया, लेकिन अगर उसमें उन चीज़ों का फ़ायदा उठाने का हम कृषक भाइयों से नहीं साझा करेंगे, कैसे उस स्किल को डेवलप करने का कि आप मान लिया आपको मंडी में नहीं बेचने का और डायरेक्टली टू बायर भेजना है या किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भेजना है, अगर हम उसको निपुण करेंगे तभी वो उस चीज़ का पूरा फायदा उठा पाएगा। जो मार्केट इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, वहाँ पर हमें ज़रूरत है काम करने की ज़्यादा। एब्सोल्युटली। और इसके अलावा अब देखिए, जब FPO प्रमोशन के लिए एक आत्मनिर्भर भारत में हम 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने वाले हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जब हम किसी को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी या संस्था के बराबर है। इसके अंदर में भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एक CEO है, एक मैनेजर है, एक अकाउंटेंट है, एक कंपनी की तरह से इसको चलाना है। तो ये FPO भी तब अच्छी तरह से काम कर सकेंगी। जो भी इसके अंदर में हमारे ये कलाकार हैं या एक्टर्स बोलते हैं, FPO के अंदर में जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, जब हम उनको स्किल कर देंगे तो FPO सक्सेसफुल होगी। वरना जैसे एक कंपनी प्रॉफिटेबल ना जाके घाटे में चली जाती है, तो हमें उस घाटे से तभी बचा पाएंगे जब हम उनको इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने की उसको जरा कुशलता प्रोवाइड करेंगे। चलिए, बिल्कुल। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना, राजदीप जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि मेरे को डेयरी का मैं काम करता हूँ, मेरे को उसके प्रसंस्करण के लिए यूनिट लगानी है, जैसे कि पनीर हुआ या फिर डब्बा बंद पैकिंग का। तो उसकी यूनिट लगानी है, तो मतलब उसका प्रशिक्षण कहाँ पे मिलेगा?
चलिए, बिल्कुल डॉक्टर आर्य, सवाल राजदीप जी का, और बड़ा जैसा आप बात कर रहे थे दूध प्रसंस्करण को तमाम संभावनाएं नज़र आती हैं। राजदीप जी भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे इनको तकनीकी ज्ञान मिले, कहाँ से प्रशिक्षण ये ले सकते हैं? देखिए, एक तो जैसे हमारी भारतीय कृषि कौशल परिषद है, ऐसे ही एक सेक्टर स्किल काउंसिल फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के में काम कर रही है। तो जब आप कोई भी सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या डेयरी से रिलेटेड कोई प्राइमरी प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों की जो कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर स्किल काउंसिल से एफिलिएटेड जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ ये ट्रेनिंग हो रही है। दूसरा, हर जिले के अंदर में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की स्थापना हुई है, कौशल विकास केंद्र जो है। तीसरा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत में भी ये फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड ट्रेनिंग डिफरेंट सेंटर्स पे ली जाती हैं, जो कि NSDC की वेबसाइट पे अगर आप देखें तो इन सेंटर्स की जानकारी है। दूसरा, जब आपके कौशल विकास हो जाएगा, उसके बाद में आपको उस चीज़ का यूनिट लगाने का भी है। तो उस चीज़ के लिए आपको प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसके अंतर्गत करीबन 50% से ज़्यादा आपको सब्सिडी मिलती है जो भी आप इक्विपमेंट उसमें खरीदना चाहें। और ये दोनों इवन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री और ये जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर स्किल काउंसिल है, दोनों आपकी उस चीज़ में मदद कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से चौतरफा मदद जो है वो आपकी हो सकती है, आर्थिक स्तर पर भी, और जो तकनीकी ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए भी जो कौशल विकास केंद्र हैं वो लगभग हर ज़िले में हैं, जहाँ से आपको तकनीकी जानकारी दी जाती है। उसके बाद प्रमाण पत्र आपको मिलता है, जिससे कि आपको जो ऋण की सुविधा है वो जल्द से जल्द मिल सके और जल्द ही आप अपना काम शुरू कर सके। तमाम फ़ायदे हैं इसके, तमाम जानकारी जो है आगे भी आपको हम देते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, और गृह वाटिका साथ ही पारिवारिक पोषण कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं इला जी का। लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इला जी, जानना चाहेंगे आपसे, जब हम ना सिर्फ गृह वाटिका बल्कि इसके साथ साथ जब पारिवारिक पोषण की बात करते हैं तो आपने बताया कि कैसे जो पौष्टिक उत्पाद है वो हमें हमारे घर से ही मिल सकता है, लेकिन जब हम इसमें बात करते हैं कि लागत
आती है हमारी कि किस तरह का खाद डालना है, क्योंकि बाहर अगर हम खेती करते हैं तो खाद में काफ़ी ज़्यादा लागत किसान की जाती है, उर्वरक की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपने बताया कि जो हमारी रसोई घर का जो ऐसा हम मान सकते हैं पदार्थ है जिसका उपयोग हम नहीं कर रहे, जो कि ख़राब है, अपशिष्ट है, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर तरीके से। जी बिल्कुल। हम लोग जब खाना बनाते हैं रसोई में तो सब्जी छीलते हैं, उसके छिलके निकलते हैं, या कभी कभी होता है, वैसे आजकल के ज़माने में कोई वेस्ट नहीं करता है खाना, लेकिन फिर भी ये बच जाता है तो हम लोग गांव में होते हैं तो गऊ वगैरह को डाल देते हैं, और शहरों में होते हैं तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। कई लोग बहुत रखा हुआ खाना खाते भी नहीं है। तो वो सब जो है जो आपके खाने योग्य नहीं है लेकिन जीवित थी, है ना, जिसमें ऑर्गेनिज्म है, उन चीजों का हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं। उसके लिए आप एक मिट्टी का कंटेनर ले सकते हैं, मटका ले सकते हैं, गमला ले सकते हैं, प्लास्टिक का कंटेनर, ड्रम्स बाजार में आते हैं, और खम्ब आते हैं, बहुत तरह के आपको फैसिलिटीज यूनिट्स मिल जाती हैं। उसमें आप उसको नीचे एक सुराख होना जरूरी है और साइड्स में भी सुराख होने जरूरी है, जिससे एरेशन उसमें होता रहे। एरेशन से माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है वो उसमें बनती रहती है और आपकी कंपोस्ट बहुत अच्छी बनती है। उसके लिए आप छेद के ऊपर थोड़े से आप सूखे पत्ते डाल दें, 2-4 इंच की लेयर उसकी डालें, जो अभी आपने मार्च अप्रैल जब पतझड़ होता है उसमें इकट्ठे किए होंगे, उनको डालें। उसके ऊपर अपने जो किचन वेस्ट है उसको डालें। ध्यान रखें पानी उसमें कम से कम हो, क्योंकि आजकल वैसे ही मौसम में बहुत नमी है, 90% लगभग नमी है। तो ये जो हमारा वेट वेस्ट होता है दिस इज ऑर्गेनिक, तो उसके ऊपर आपको कार्बन मटेरियल डालना पड़ता है जिसको कहते हैं ब्राउन मैटर। वो किसी भी चीज का हो सकता है, सूखे पत्ते हो सकते हैं, कोकोपीट हो सकता है, आपकी लकड़ी का बुरादा हो सकता है। यानी हम घर में ही कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और अपनी लागत को भी देखिए इसके जरिए बचा सकते हैं। ये भी अगर देखा जाए दूसरे नज़रिए से तो रोजगार के विकल्प यहाँ भी हमें नजर आते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी सर। जी सवाल पूछ सकती हैं आप अपना। हेलो। हेलो। हाँ जी सर बताइए। जी आवाज़ मिल पा रही है आपको विदेही हमारी? हाँ हाँ जी सवाल पूछ सकती हैं आप। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किसान रजिस्ट्रेशन में करवा रखी हूँ। जी हेलो। किसान जो रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं जी, तो वो मैं करवा रखी हूँ, लेकिन पैसा तो आया नहीं अकाउंट में। चलिए बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि सुविधाएं अगर किसानों के लिए होती हैं तो उनको मिल सकें। ये डॉक्टर आर्या जानना चाहेंगे आपसे, जैसे हम कौशल विकास की लगातार बात कर रहे हैं और अधिकतर बार यही होता है कि जो किसान है उसको जानकारी नहीं हो पाती, जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती, फिर चाहे हम किसान बैंक में जाके परेशान होते हैं या ऋण की सुविधा नहीं मिल पाती उन्हें। ऐसी स्थिति में किस तरह के जो पाठ्यक्रम हैं वो यहाँ कृषि कौशल में रखे गए हैं? देखिए एक बड़ा कंपोनेंट, पहली बात जो एंटरप्रेन्योरशिप एक काबिलियत होती है उसको प्रमोट करने के लिए हमारे हर क्वालिफिकेशन पैक जो हम बना रहे हैं हर जॉब रोल के लिए, उसके अंदर हम फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय जो समझ है, और उस पर एक अलग से एक पर्टिकुलर मॉड्यूल उस पर हमेशा रखा गया है कि कैसे किसान भाई बैंक कहाँ से ऋण मिल सकता है, कैसे वो ले सकते हैं, ताकि ये हिचक निकले। क्योंकि कई बार बैंक का ढांचा इतना ओवरवेलमिंग होता है कि आदमी जाते हुए हेजिटेट करता है। जी बिल्कुल, पहली हिचक बात काफ़ी रहती है। और दूसरी बात, जब ये फाइनेंशियल लिटरेसी करते हैं तो हम इसमें ये बताने की जरूर चेष्टा करते हैं कि किसान भाई अपने कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस यानी जो उन्होंने उत्पाद किया है उसकी प्राइसिंग या लागत कैसे कैलकुलेट करें ताकि वो सही दाम पे उसको बेच सकें। नहीं तो कई बार उनको ये समझ नहीं हो पाती कि मार्केट उनको कहीं एक्सप्लॉइट कर जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप के खुद की लेबर को उस चीज़ में प्राइस नहीं कर रहा हो। अगर उसको अपना लागत का पता होगा तो वो थोड़ा सा उस चीज़ पे अड़ा रहेगा और वो अपने प्रोड्यूस को उसके बाद बेचेगा जब उसका एक बेंचमार्क को वो मीट कर जाएगा। यानी तो सीधे तौर पर हम ये भी मान सकते हैं कि तकनीकी ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो फायदे की जगह संभावना है कि आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है बाजार में। तकनीकी ज्ञान के साथ साथ में
जो उसको ऋण की उपलब्धता और जो मार्केट का ज्ञान कि वो अपना प्रोड्यूस को कहाँ और कैसे बेचे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, लेकिन तमाम इतने सारे विकल्प रहते हैं कृषि कौशल में। डॉक्टर आर्या, एक ज़्यादा रुझान की अगर बात की जाए या रुचि की हम बात करते हैं तो कहाँ कौन से पाठ्यक्रम में ज़्यादा नज़र आती है, खासतौर से युवाओं की? देखिए, जो युवा होते हैं सभी एक है कि ड्रजरी, मतलब कि पसीना कैसे कम बहाना पड़े, अगर उस चीज़ का कोई टेक्निक है जी, तो उस चीज़ के प्रति ज़्यादा रुझान रहता है। अगर आप ये कहें कि मान लिया कई जगह पे जैसे आजकल ऑर्गेनाइज्ड डेयरी काफ़ी पंजाब के अंदर में आ रहा है, तो युवा वर्ग चाहता है कि वो कैसे एक मॉडर्न तरीके से डेयरी का मैनेजमेंट कर सके। या जो आज के दिन में आप देखते हैं ग्रीन हाउसेस का जो चलन है, चाहे हिमाचल के क्षेत्र में देख लीजिए या महाराष्ट्र में देख लीजिए, ग्रीन हाउस में सब्सिडी अवेलेबल, लेकिन उसको चलाएं कैसे, या माइक्रो इरिगेशन के इक्विपमेंट्स की रख रखाव या उसको यूज़ कैसे कर सकें। तो ये जो माइक्रो इरिगेशन है या ग्रीन हाउस है या लो कॉस्ट जैसे राइस प्लांटर्स हैं, इनको यूज़ करने की क्षमता, इसमें काफ़ी रुझान है। और दूसरा, अगर आप देखें जो कंपोनेंट, कहीं भी हम जहाँ डिजिटल स्किल्स की बात करते हैं कि मोबाइल को आप कैसे यूज़ करते हैं कृषि के क्षेत्र में, तो जो भी आप जहाँ भी मेरा ऑटोमेशन इन्वॉल्व है तो वहाँ युवा वर्ग का ज़्यादा रुझान है जी। लेकिन साथ साथ में हमारा ये भी प्रयास रहता है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जो डिफरेंट टाइप के जॉब्स हैं, जैसे कमोडिटी मैनेजमेंट के अंदर ही हैं, जहाँ ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं तो उस चीज़ में, क्योंकि कभी कृषि के अंदर में भी कई ऐसे जॉब्स हैं जहाँ वेज स्लिप यानी सैलरी स्लिप वाले जॉब रोल्स होते हैं। मान लिया किसी क्षेत्र के अंदर में कोई एनिमल हेल्थ वर्कर है, जिनको लोग पहले पशु सखी कहते थे, लेकिन आजकल एक यूनिफॉर्म करिकुलम है एनिमल हेल्थ वर्कर, वो आपका ये कोई एनिमल फीड की कंपनी है वो भी उपयोग कर सकती है, कोई पशुपालन की जो औषधियों की कंपनी है वो भी उसको एंगेज कर सकती है, उसको ऐसे वैक्सीनेटर यूज़ किया जा सकता है जी, बिल्कुल। ऐसे ही कोई भी चीज़ का अगर उसको बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे भी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इस चीज़ का मल्टीफेरियस यूज़ होता है। यानी तो जब विशेषता आपके पास रहेगी तो और ज़्यादा फ़ायदा उसके ज़रिए आपको मिल सकेगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे किसानों के बच्चों को व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फैसिलिटीज है? आप जानना चाह रहे हैं कि कैसे उनको और ज़्यादा संभावनाएं मिल सकती हैं रोजगार के लिए? हाँ, रोजगार, स्वयं रोजगार के लिए जी। चलिए, बिल्कुल डॉक्टर आर्या, किस तरीके से और संभावनाओं का सृजन हम कर सकते हैं यहाँ पर? देखिए, पहली बात, जो भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये सारी की सारी जो ट्रेनिंग है वो मुफ्त दी जाती है, और चाहे वो पूर्व कौशल प्रमाणीकरण हो वो भी फ्री है, ये निःशुल्क है, यानी पूरी निःशुल्क है। इनफैक्ट जब आप पूर्व कौशल प्रमाणीकरण की बात करते हैं, जब 2 दिन के लिए कृषक भाई का कोई बच्चा आता है, तो क्योंकि वो काम भी कर रहा हो सकता है, तो उसको 2 दिन के लिए 500 रुपये एक तरीके से वजीफा भी दिया जाता है, क्योंकि वो अपना काम छोड़ के आ रहा है। तो इस चीज़ का, चाहे वो असेसमेंट का कॉस्ट है, वो सारा सरकार ही बियर करती है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल बर्डन उन पे नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी पहल देखिए, इसको हम मान सकते हैं। निःशुल्क पाठ्यक्रम रखे गए हैं जो आपको तकनीकी ज्ञान दिया जाता है और आर्थिक मदद जो है आपकी देखिए यहाँ की जाती है। ईला जी, यहाँ आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अभी डॉक्टर आर्या के साथ हम बात कर रहे थे रोजगार सृजन को लेकर, क्या गृहवाटिका क्षेत्र में भी हम मान सकते हैं कि रोजगार की संभावनाएं हैं? ना सिर्फ अपने लिए तो हम उत्पाद तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन जब रोजगार की बात आ रही है, क्या कुछ संभावनाएं आप देखती हैं इसमें? देखिए, घर पे जो हम लोग सब्जियां उगाते हैं, जनरली हमारे परिवार के जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए कर लेते हैं, लेकिन कई बार जिसके पास जगह ज़्यादा होती है और कई सब्जियां ऐसी होती हैं जिनकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कद्दू हो गई, तोरी है, घिया है, वो आपकी परिवार के कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं या हम लोग उनको मार्केट में दे सकते हैं, जैसे भी आप चाहें उस तरह से उनकी देकर मार्केट में आप अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं। लेकिन खासतौर से बीज या पौध की अगर हम बात करें तो क्या उसके जरिए मान सकते हैं कुछ अतिरिक्त आमदनी हो सकती है?
बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर आप अपने ही बीज तैयार करते हैं उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी की योजना है बी लोकल एंड बाय लोकल एंड बी वोकल, ठीक है ना। तो क्या है, अगर आप अपनी लोकल सब्जियां उगाते हैं उनकी पैदावार बहुत ज्यादा अच्छी इसलिए होती है क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में यूज्ड टू हैं, उसके लिए वो उचित हैं। तो उसके जो बीज आप रख लें और फिर उनका आप अपने पैकेट्स बना के अगर आप उनको बाजार में देते हैं तो डेफिनेटली आपकी सेल बहुत अच्छी होगी, क्योंकि लोगों ने आपकी पैदावार देखी है, आपकी क्वालिटी देखी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो घर में सब्जियां उगाते हैं मोस्टली अच्छे पानी से उनकी सिंचाई की जाती है, ऑर्गेनिक तरीके से उनको किया जाता है और उनपे कीटनाशकों का जो केमिकल्स है उनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो यानी हम मान सकते हैं गृह वाटिका के जरिए जो पारिवारिक पोषण की हम बात कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर भी पोषण हो सकता है, लेकिन आवश्यकता है कि पूरी जानकारी हमारे पास हो, ज्ञान हमारे पास हो और फिर इस दिशा में एक सकारात्मक रूप से हम आगे बढ़ पाएं। हमें भी यहाँ आगे बढ़ना होगा क्योंकि फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं ना सिर्फ कौशल विकास के बारे में, साथ ही गृह वाटिका के जरिए कितना फ़ायदा आपको हो सकता है। यहाँ डॉक्टर आर्य एक और सवाल आपसे हम करने जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी हम चाहते हैं। जैसे आपने बताया कि अलग अलग जो पाठ्यक्रम हैं वो रहते हैं, लेकिन जो निःशुल्क पाठ्यक्रम है क्या वहाँ पर किसी तरह का कोई आयु वर्ग निर्धारित किया गया है? अभी इस चीज़ को प्रोत्साहन करने के लिए कोई आयु वर्ग निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन प्रेफरेंस हम ये देना चाहेंगे कि जो 40 साल से कम आयु के हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र के अंदर में जो औसत आयु है किसान भाई की, वो एक्चुअली औसत आयु बढ़ती जा रही है जी। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जो हमारा प्रोग्राम है वो सिर्फ एक 25 साल के युवा के नीचे ही अवेलेबल रहे, क्योंकि उसका लाभ हम 40 साल की उम्र तक भी देना चाह रहे हैं जी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन हम लोगों ने नहीं किया है, बट प्रेफरेंस ये रहती है कि 40 साल से कम के लोगों को हम उस चीज़ में एनरोल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसी में जो बड़ा अगर हम देखें जो बेरोजगारी का आंकड़ा नज़र आता है अमूमन इसी आयु वर्ग में नज़र आता है, तो कोशिश यही कि इस आंकड़े को भी जितना कम हो सके हम कर पाएँ।
बिल्कुल आपने सही कहा। इनफैक्ट अभी कोविड के डिस्ट्रेस सिचुएशन के अंदर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर में देखें तो सबसे ज़्यादा कम हुआ है और बाकी डिफरेंट सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ मैं ये बात करना चाहूँगा कि जहाँ आने वाले सालों में आप एक अनुमानित है कि 26 करोड़ से लोग कृषि के अंदर में 19 करोड़ रह जाएंगे, पर द फैक्ट ऑफ मैटर इज़ कि जो सच्चाई ये है कि आने वाले 15 या 20 साल के अंदर में कृषि क्षेत्र सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कृषि क्षेत्र में ही आने वाला है। जी बिल्कुल, तो देखिए आने वाले समय में और ज़्यादा हम कह सकते हैं रफ्तार जो है क्षेत्र को मिलने वाली है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, सुमित जी आवाज़ मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। जी मैं जानना चाहता था कि मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बात कर रहा हूँ जी। कि मैं यहाँ पे बाग लगाना चाहता हूँ, मैं किस चीज़ का बाग लगाऊँ, किस चीज़ में बेनिफिट है? सोनीपत में आप बाग लगाना चाह रहे हैं, तो जानना चाह रहे हैं किस का बाग लगाया जाए? जी चलिए बिल्कुल, देखिए तमाम विकल्प आपके पास मौजूद हैं, लेकिन इला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अगर एक छोटे क्षेत्र की अगर बात की जाए क्या विकल्प हो सकते हैं, जान लेते हैं इनसे। इला जी, सोनीपत हरियाणा की अगर बात की जाए क्या विकल्प आप सुझाना चाहेंगी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें, अगर वो बाग लगाना चाह रहे हैं तो? किस चीज का? फलों का लगाना चाह रहे हैं जी, है ना? तो आप सोनीपत हरियाणा में आप, क्योंकि जमीन वहाँ की काफी उपजाऊ और अच्छी है, तो आप आम्रपाली आम लगा सकते हैं, आप बेर लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं। इन सब आप सिट्रस फ्रूट्स लगा सकते हैं, मतलब संतरे की जो भी प्रजातियां हैं, नींबू है, ये सब लगा सकते हैं आप। और इनसे आपकी जो पैदावार होगी वो बहुतायत में होती है इन फलों की जी। तो आपको जो उससे आमदनी भी अच्छी होगी। और ध्यान रखिएगा लगाते समय बिल्कुल कि ग्राफ्टेड प्लांट्स लीजिएगा, पौधे लगाइएगा, बिना ग्राफ्टिंग के वाले मत लगाइएगा, क्योंकि फिर उनमें फल आने में बहुत टाइम लगता है। जी बिल्कुल लीला जी, तमाम फायदे तो आपने हमें बताए गृह वाटिका के, लेकिन यहाँ क्या कुछ सावधानी रखनी होगी उसके बारे में चाहूँगा आप जल्दी से हमें इसके बारे में जानकारी दें। सावधानी सिर्फ यही रखनी होगी कि आपको अपने पानी की सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस समय पानी बरस भी बहुत रहा है और अधिक पानी देने से ही आपकी सब्जियों की जो जड़ें हैं वो खराब हो जाती हैं। धूप बराबर देनी चाहिए। अगर पत्तियां ज्यादा हो गई हैं तो नाइट्रोजन वाली जो खाद है वो आप ज्यादा ना दें, क्योंकि फिर उसमें फल नहीं आएंगे। और उनको आप निकालते रहे पत्तियों को, बड़ी पत्तियां अगर हो गई हैं, हवा पौधे में आने दें। और कीटनाशकों का प्रयोग जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से करें। आज शायद की कमी है तो उस पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। केमिकल्स का प्रयोग खाने वाली चीजों पर आप कतई ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो बहुत आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और जहां तक फल और सब्जियां उगाएं, क्योंकि जो न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियंस हैं, वो भी इस बात को कहते हैं कि एक औसत व्यक्ति को कम से कम दिन भर में 300 ग्राम हरी सब्जियां और 200 ग्राम फल खाने चाहिए। तो अपनी गृह वाटिका से हम इतना तो कर ही सकते हैं। यानी संतुलित आहार जो है वो भी हमें मिल पाएगा और उसमें देखिए लागत भी हमारी ज़्यादा नहीं होगी। फिलहाल इला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो इला जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लगातार जानकारी देनी थी गृह वाटिका और पारिवारिक पोषण को लेकर। फिलहाल यहाँ डॉक्टर आर्या, आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि आने वाले समय में किस तरीके से एक बूम हम मान सकते हैं, एक मांग जो है वो निकलती नजर आएगी। लेकिन जब बात की जाती है तकनीकी ज्ञान की, क्योंकि समय के साथ साथ ना सिर्फ तकनीक बदली है, लोगों ने इस तकनीकी ज्ञान को अपनाया भी है। आने वाले समय को अगर देखें, क्या कुछ बदलाव हुआ नजर आएगा इस आत्मनिर्भर भारत में और आत्मनिर्भर कृषि में? देखिए, हर क्षेत्र के अंदर में बदलाव काफ़ी आमूल चामूल परिवर्तन अभी देखे गए हैं। काफ़ी सालों से APMC एक्ट हो या एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट हो, पिछले 20 साल से हम ये बात सुन रहे थे, लेकिन अब वो हो चुका है। तो ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ा परिवर्तन है और उसको लेके एक नए किस्म के जॉब्स उभर के आएंगे। अगर आपने देखा हो, कोविड के सिचुएशन में भी काफ़ी लोग महाराष्ट्र के अंदर में किसान भाइयों ने डायरेक्ट जो फार्म टू फोर्क काफ़ी सालों से सुन तो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरमीडिएरी काफ़ी बड़ा चंक उसमें से ले रहा था। लेकिन जब यही युवा गांव गए, अपने परिवार को उन्होंने बताया कि कैसे आप ऐप का प्रयोग करके अपने प्रोड्यूस को ग्राहक तक डायरेक्टली ले जा सकते हैं, तो कुछ चीज़ें वैल्यू चेन से इंटरमीडिएरी का इन्वॉल्वमेंट कम हुआ है और एक फास्ट प्रोसेसिंग हुई है। तो ये आने वाले समय में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन काफी डिफरेंट टाइप के जो जॉब्स हैं, कुछ टाइप के जॉब ऑब्सोलीट हो जाएंगे
लेकिन कई नई तरीके के जॉब्स उसमें उभर के आएंगे। तो हम मान सकते हैं डॉक्टर आर्या, जिस तरीके से फार्म गेट पर सुविधाएं देने की बात कही जा रही है और उसमें एक जो सबसे अहम कड़ी है वो एग्री स्टार्टअप की हम मान सकते हैं, कृषि कौशल वालों की मान सकते हैं, जो कि ये पूरी कोशिश करेंगे कि बिचौलिए बिल्कुल ना रहें और जो एक शुद्ध लाभ है ना सिर्फ किसान तक पहुंचे बल्कि सही समय पर जो उत्पाद है वो बाजार तक भी जा पाए। बिल्कुल, क्योंकि जो भी आप पोस्ट हार्वेस्ट, अगर भारत के अंदर में हमेशा ये बात कही जाएगी है कि फल और सब्जी के अंदर में 30 से 35% उत्पाद खराब हो जाता है, तो जो हमारे कौशल विकास प्रोग्राम है वो पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस को भी कैसे आप पैकेजिंग करें उस पर भी काफ़ी, चाहे वो डेयरी प्रोड्यूस है, चाहे पोल्ट्री प्रोड्यूस है, चाहे फिशरी प्रोड्यूस है, या इवन लास्ट माइल तक, जैसे कि अगर फूल का उत्पादन हुआ है तो फ्लोरिस्ट जब तक बेचता है, या आपका मत्स्य पालन हुआ है और हैदराबाद के मार्केट के अंदर में मत्स्य प्रोड्यूस बेचने का है, फिश रिटेलर, उस सारी वैल्यू चेन के अंदर में लॉसेस कैसे कम हो और उसका जो इनकम जनरेशन है वो बढ़े, ये इसका कौशल जो प्रोग्राम है कौशल विकास का मान सकते हैं। हाँ, काफ़ी उस पर फोकस है जी, बिकॉज इफ आप लॉसेस को अगर रिड्यूस करते हैं तो नेचुरली आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बढ़ता है। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो नुकसान अगर हमारा कम होगा, मुनाफा ज़्यादा बढ़ सकेगा और जो लक्ष्य है किसान की आय को दोगुना करने का, उस लक्ष्य को हम हासिल कर पाएंगे कृषि कौशल के जरिए भी। फिलहाल डॉक्टर आर्या, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज देखिए जाना आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में भी। अब चलिए आपको जल्दी से हमारे जो कल के विषय रहेंगे इसके बारे में जानकारी देते हैं। आप पहले से अपने सवाल तैयार कर सकते हैं। कल बात होगी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में और साथ ही बात होगी बकरियों के प्रजनन एवं प्रबंधन की, काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसके ज़रिए आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप मेल कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हिंदी में टाइप करना होगा, फेसबुक पर जाकर हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। जी हाँ, आप दूरदर्शन के किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हुई हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है जो आपके सवाल आते हैं उनको कार्यक्रम में शामिल करें, जिससे आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके। फिलहाल वक्त तो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।